सुबह सुबह जब मैं उठकर बालकनी में आई तो सुबह की ठंडी हवा के स्पर्श ने मेरा स्वागत किया और मैं वही सोफे पर बैठ गई और प्रातःकाल की शांति का आनंद लेने लगी कि तभी पड़ोस वाले घर से चीखने चिल्लाने और बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने चौंक कर उधर की तरफ देखा तो आस पड़ोस के महिलाओं और पुरुषों की भीड़ लग गई थी। तभी मुझे देखकर नीचे खड़ी एक परिचित महिला ने मुझे देखा और कहा, कुछ सुना आपने? माला बहन, वो बबीता जी थी ना, उन्होंने रात में खुदकुशी कर ली है और अब पुलिस उसकी तहकीकात के लिए आने वाली है। यह सुनकर मैं चौंक गई और तभी मेरे पति भी मेरे पास आकर खड़े हो गए और नौकरानी ने सुबह की चाय लाकर मेज पर रख दी। हम दोनों चाय पीने लगे और मेरे पति तो अपना अखबार पढ़ने लगे, पर मैं बबीता जी के बारे में सोचने लगी। अभी कल ही की बात लगती है जब वह अपने छोटे से परिवार के साथ हमारी कॉलोनी में रहने आई थी। उनके पति एक जाने माने उद्योगपति थे और उन्होंने एक बहुत ही शानदार बंगला हमारी कॉलोनी में बनवाया था और फिर गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र देने दोनों पति पत्नी हमारे घर पर भी आए थे। उस समय उन्हें देखकर यही लगा कि मानो भगवान ने दोनों की जोड़ी खुद बनाई हो। जितनी हंसमुख मिलनसार बबीता जी थी, उतने ही गंभीर और कम बोलने वाले उनके पति राकेश जी थे। मैं और कॉलोनी की अन्य महिलाएं भी गृह प्रवेश में अपने परिवार के साथ शामिल हुए। जल्दी ही बबीता जी हम सब महिलाओं में अपने गुणों और व्यवहार के कारण प्रसिद्ध हो गई थी, लेकिन मेरे से उनकी मित्रता कुछ अधिक थी क्योंकि हम दोनों के घरों की छत के बीच अधिक फासला नहीं था, तो अक्सर हम दोनों सुबह शाम को छत पर टहलते थे और फिर धीरे धीरे आपस में घनिष्ठता भी बढ़ती गई, जिससे बातों बातों में पता चला कि वह अपने पति की दूसरी पत्नी थी और यह दोनों बच्चे भी उनकी पहली पत्नी के थे। जब बबीता जी की शादी राकेश जी से हुई थी तब बेटा आकाश और बेटी पलक 2 साल तथा 1 साल के थे। इस कारण वह दोनों बबीता जी को ही अपनी मम्मी समझते थे। राकेश जी के बारे में वह कहती कि बहुत अच्छे हैं, पर जब वह यह बात कहती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वह मुंह घुमाकर बड़ी सफाई से उन्हें पोंछकर बड़े जोर से मुस्कुराती थी और फिर इधर उधर की बात करने लगती। मुझे याद है कि करीब 2-3 दिन बबीता जी छत पर टहलने नहीं आई, लेकिन आकाश और पलक आए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपकी मम्मी नहीं आई, वह कहाँ है, तो बोला कि मम्मी नीचे काम कर रही है। लेकिन तभी पलक बोली, नहीं आंटी, मम्मी की पिटाई करी थी पापा ने, तो मम्मी को बहुत दर्द हुआ, इसलिए वह आराम भी कर रही हैं और काम भी कर रही हैं। तभी आकाश ने पलक के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर उसे साथ लेकर नीचे चला गया। पर मैं बच्चों की बात सुनकर हैरान रह गई कि राकेश जी का स्वभाव तो बहुत अच्छा है, फिर यह अपनी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं। खैर, मैं नीचे आ गई, पर मन में विचारों का आना जाना लगा रहा। तब मैंने खुद उनके घर अगले दिन जाने का तय किया और अपने काम निपटाने लगी। अगले दिन जब मेरे पति ऑफिस और राकेश जी अपने काम पर चले गए, तब मैं तैयार होकर बबीता जी के घर पहुंची। उस समय वह अकेली थी और बच्चे स्कूल गए थे। मुझे अचानक देखकर वह सकपका गई। फिर परिस्थिति को देखकर उन्होंने मुस्कुराकर स्वागत किया और बैठने को कहा और खुद चाय लेने चली गई। मैं पहली बार उनके घर गई थी तो देखा कि घर तो उनकी सुंदर और काबिलियत का परिचय खुद दे रहा था। पूरा घर साफ और सजा हुआ जगमगा रहा था। सब और उनकी कलात्मकता की छाप दिखाई देती थी। तभी बबीता जी एक ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आई। मैंने देखा कि जब वह चलकर आ रही थी तो थोड़ा लचक रही थी और उनकी पीठ पर नीला निशान भी मुझे दिखाई दिया, जिसे वह अपनी साड़ी के पल्लू से छिपाने की कोशिश कर रही थी। बबीता जी जैसे ही ट्रे को मेज पर रखने के लिए झुकी तो उनके मुंह से ना चाहते हुए भी कहराने की आवाज़ निकल गई और वह मेरे पास जब बैठने लगी तो भी कहराने की आवाज़ निकली।
यह देखकर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो वह बोली कुछ नहीं, कल बाथरूम में गिर पड़ी थी इसलिए चोट लग गई तो थोड़ा दर्द हो रहा है। तब मैंने पूछा घर में तो सब ठीक है? मेरे अपनेपन से भरे शब्दों में सहानुभूति पाकर शायद उनका दुखी मन पिघल गया और वह फफक कर रो पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद संभल कर बोली कि माला क्या बताऊं, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पति राकेश जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। मैंने पूछा क्या मतलब? तब वह बोली कि शादी के समय इन्होंने मेरे मैके वालों से यह बात छिपाकर कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं और जब शादी के बाद मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर आप पहले बता देते तो भी हम शादी थोड़ी ही तोड़ते, पर आपने हमसे सच क्यों छुपाया? इस पर राकेश को गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्होंने कहा कि पहले भी सच बताने पर कई लड़कियों ने शादी के लिए मना कर दिया था, इसलिए इस बार मैंने मजबूरी में सच्चाई छिपाई थी। यह सुनकर मैंने घर वालों ने उनकी मजबूरी समझकर उन्हें कुछ नहीं कहा और मुझे भी सही शिक्षा देकर इनके साथ विदा कर दिया। परंतु इनके मन में मेरे मायके वालों के लिए कोई इज्जत नहीं थी और उन्होंने मुझे भी मायके जाने को मना कर दिया। तब भी मैंने इनका विरोध नहीं किया। घर में हम 3 लोग थे, राकेश, उनकी मम्मी और मैं। यह दोनों बहुत छोटे थे तो मैं मम्मी जी के कहे अनुसार दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी। अब मुझे सुबह से रात तक बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। तब मम्मी जी ने मेरी परेशानी को समझा और घर में एक नौकरानी लगा ली जो बर्तन साफ सफाई और ऊपर के काम कर दिया करती थी, जिससे मुझे थोड़ा आराम मिला। पर राकेश को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर में नौकरानी काम करे। उन्होंने कई बार ताने देते हुए कहा भी कि नौकरानी की क्या ज़रूरत है। तब मम्मी जी ने उनसे कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक घर में नौकरानी काम करेगी, मेरे मरने के बाद तुम जो चाहे करना। अब मम्मी जी की बात तो यह टालते नहीं थे तो मामला वहीं ख़त्म हो गया, पर यह इनडायरेक्टली मुझे काम ना करने का ताना मारते थे, जबकि सच यह था कि ज़माना चाहे कितना भी बदल गया हो पर राकेश जी की सोच अब भी पुरानी थी और वह औरत को पैरों की जूती समझते थे। उनका मानना था कि औरत को घर के काम संभालने चाहिए और पति के सामने ऊंची आवाज़ से बात करना, बहस करना, पलटकर जवाब देना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, बच्चों के सामने गंभीर रहना, उनसे कम बात करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और सबके सामने अपने खुले विचारों का दिखावा है, पर अंदर से वह पुराने विचारों के हैं। पता है माला, मैं जब शादी होकर इस घर में आई थी तो यह जब मुझसे पास में रखी कोई चीज़ उठाने को कहते तो शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगता, पर बाद में मैंने नोटिस किया कि यह उनकी आदत थी कि कपड़े, जूते, नाश्ता सब कुछ पास में रखा होने के बाद भी इन्हें अपने आसपास कोई नौकर जैसा चाहिए था जो वही एक पैर पर खड़े रहकर इनका सामान हाथों में देता रहे। और आज भी इनकी यही आदत है। पहले जब तक मम्मी जी जिंदा थी तब तक ठीक था, वो बच्चों को देख लेती थी, पर अब कहकर वह चुप हो गई। तब मैंने पूछा कि इतना सब होने के बाद भी आप इतनी सफाई कैसे रख लेती हो और आप अपने आप को इतना हंसमुख और जिंदा दिल कैसे बना पाती हो? तब वह बोली कि यह जो सफाई आप देख रही हो ना, यह सब मेरे दोनों बच्चों के कारण है। उन्होंने जब से होश संभाला तब से अपने पापा से तो डरते हैं पर मेरे बहुत करीब हैं, और जब उन्होंने देखा कि पापा ने दादी के मरने के बाद नौकरानी को हटा दिया और सारा काम मुझे ही करने को कहा, तब मैंने वह सब किया। पर काम की भी सीमा होती है। जब यह घर लौटते तो घर को गंदा देखकर मुझे डांटना और मारना शुरू कर देते थे। यह देखकर दोनों बच्चे सहम जाते थे। फिर उन्होंने मेरे काम में हाथ बटाने शुरू किया, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली। अब अगर मैं घर में बर्तन करती हूँ तब तक आकाश सोफ़े, मेज़, डाइनिंग टेबल साफ कर देता है और पलक सभी कमरों की बेडशीट सही कर देती है। दोनों बहुत समझदार हैं, अपना कमरा खुद ही साफ कर देते हैं और सभी सामान जहाँ से उठाते हैं वहीं रखते हैं, जिस कारण घर में सफाई बनी रहती है।
मैं यह सुनकर हैरान थी कि इतना सब होते हुए भी वह कैसे इतना खुश रहती है। तो बबीता बोली कि शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं घर में चुपचाप रहती थी, पर मेरी इस चुप्पी के कारण बच्चों पर बुरा असर न पड़े, इसलिए मैंने और बच्चों ने यह फैसला किया कि पापा के जाने के बाद हम सब खूब मस्ती करेंगे और धमाल करेंगे। पर पापा आने के बाद घर में मानो सन्नाटा पसरा हो। फिर बबीता बोली, जानती हो माला, राकेश जी ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। कहीं मेरे खुद के बच्चे ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मुझे बिना बताए एक गोली लाकर दी। मेरे पूछने पर बोले कि इसे हर महीने इस्तेमाल करने पर बच्चे नहीं ठहरेगा। मैंने भी वह गोली खा ली, पर अगले दिन मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और ऑपरेशन किया गया। तब मेरी जान बची। बाद में मुझे हॉस्पिटल की एक नर्स से पता चला कि राकेश ने डॉक्टर से मिलकर यह खेल खेल रहा था और मेरे बच्चेदानी निकलवा दी थी। यह सब होने पर मैं अंदर ही अंदर टूट गई, खूब रोई और घर आने पर मैंने अपनी सास को जब यह बात बताई तो उन्होंने राकेश को बहुत बुरा भला कहा। तब राकेश ने उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि यह हम पति पत्नी का मामला है, आप बीच में मत बोलो। मेरी सास बहुत अच्छी थी। जब तक वह जिंदा थी तब तक मेरा साथ दिया, पर कमरे में तो वह मेरे साथ नहीं थी, जहाँ रोज़ रात को मेरा बलात्कार होता, चाहे मेरी रजामंदी हो या ना हो। विरोध करने पर या ना मना करने पर मेरी पिटाई होती। तब मैंने हार मानकर इसे अपना नसीब समझकर सहन लिया और रोज़ रात को एक जिंदा लाश के साथ आज भी बलात्कार होता है। यह सब सुनकर मैं सन्न रह गई कि इतने अच्छे परिवार की कुलीन महिला के साथ घर में इतना जुल्म। तब मैंने कहा कि बच्चों पर तो इसका गलत असर पड़ता होगा। तब बबीता जी बोली कि वह बहुत समझदार हैं और राकेश जी भी कभी बच्चों के सामने हाथ नहीं उठाते, पर जब ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो वह कुछ नहीं देखते और पीटने लग जाते हैं, इसलिए बच्चे भी अब उनके सामने कम ही जाते हैं। उनके कुछ पूछने पर ही जवाब देते हैं, वरना अपने कमरे में रहते हैं। और मैं भी सब सामान इनके सामने ही रखती हूँ ताकि मुझे बार बार भाग दौड़ ना करनी पड़े। जब मेरी तबीयत खराब हो या बुखार आया हो तब भी मुझे ही घर के काम करने होते हैं। या नहीं कि राकेश जी डॉक्टर को बुला ले या मुझे डॉक्टर तक ले जाए, लेकिन बच्चे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और पापा के जाने के बाद मुझे कुछ नहीं करने देते हैं, बल्कि मेरी दवाई का ध्यान रखते हैं। इसलिए मैंने घर पर ही एक मेडिकल बॉक्स बना रखा है जिसमें सभी ज़रूरत की दवाएं रखती हूँ। लेकिन माला, अब तो हद हो गई है। जब से इन्हें पता चला कि बच्चे घर के काम में मेरी मदद करते हैं, तब इन्होंने मुझसे और बच्चों से पूछे बिना उन्हें स्कूल के डे हॉस्टल भेज दिया। अब बच्चे सुबह तैयार होकर बिना नाश्ता किए स्कूल चले जाते हैं और शाम को 5 बजे के बाद आते। उसके बाद भी दोनों चोरी छुपे मेरी मदद करते, अपना कमरा साफ रखते ताकि मेरे लिए काम ना बढ़े। मैं बबीता जी की बातें सुनती रही और मेरा मन उनके इस दुख से दुखी हो गया कि तभी बच्चे स्कूल से आ गए। और तब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 5:30 बजे उनके गले लगकर दिलासा देकर अपने घर चली आई। इसी तरह 10 साल बीत गए। दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और कॉलेज जाने लगे थे, पर दोनों का अपनी मम्मी से लगाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वह दोनों पहले की ही तरह बबीता जी की मदद करते थे। अभी 1 हफ्ता पहले जब हम दोनों छत पर टहल रही थी तो बबीता बहुत उदास मेरे पूछने पर बोली कि माला, पता नहीं राकेश को क्या हो गया है। उन्हें लगता है कि दोनों बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब वह बात बात पर मुझे धमकी देते हैं कि मैं दोनों बच्चों को सच बता दूंगा, फिर देखता हूँ कि दोनों बच्चे तुमसे नफरत करते हैं या प्यार। मैंने कहा कि आखिर एक पिता अपने ही बच्चों को अपनी मम्मी से, जो सगी से भी बढ़कर हैं, कैसे नफरत करवाने की कोशिश कर रहा है। और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ।
लेकिन माला, मैं अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए नफरत सहन नहीं कर पाऊंगी। उन्हें सच्चाई पता चले उससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। और मुझे लगता है राकेश ने बच्चों को कल रात बबीता की सच्चाई बताई होगी, इसलिए ही उसने रात में आत्महत्या कर ली होगी। कुछ देर बाद जब मैं बबीता जी के घर अन्य महिलाओं के साथ गई तो देखा कि दोनों बच्चे उनसे लिपट कर रो रहे थे। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मेरे से लिपट कर रोते हुए बोले कि आंटी, हमें तो मम्मी का सच दादी ने पहले ही बता दिया था और हम तो उन्हें बहुत प्यार करते थे, फिर मम्मी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तब मैंने कहा, तुम्हारे पापा ने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया था और वह तुम दोनों की नफ़रत को सहन नहीं कर पाती, इसलिए उसने यह राह चुनी। यह सुनकर आकाश और उसकी बहन की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। और जब राकेश जी बबीता की मांग में सिंदूर भरकर अलग हुए और अंतिम संस्कार के लिए बढ़ने लगे, तब आकाश ने उनका हाथ रोक लिया और ज़ोर से बोला कि मैं अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार करूंगा, आप नहीं। अपने बेटे के मुंह से यह बातें सुनकर और दोनों बच्चों की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर राकेश मन ही मन डर गए और पीछे हट गए। फिर सबने देखा कि आकाश और पलक ने मिलकर बबीता जी की आरती को कंधा दिया और बाकी के संस्कार भी दोनों बच्चों ने किए। अब राकेश को पछतावा हो रहा था कि यह मैंने क्या किया, मेरे ही बच्चे मुझसे नफरत करने लगे। बबीता जी के गुजरने के 2 महीने बाद आकाश ने एक नौकरी ढूंढ ली और बबीता जी की यादों को लेकर पलक के साथ दूसरे शहर चला गया। और वहीं दोनों ने एक किराए का छोटा घर लेकर अपनी नई दुनिया बनाई। और फिर कुछ साल बाद पता चला कि आकाश ने पलक की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी और फिर अपनी भी शादी कर ली। उन दोनों ने एक बार भी राकेश जी को न तो फ़ोन किया और न ही उनसे मिलने आए। बस मुझसे उनका संपर्क था तो मुझे उनकी सारी खबर रहती थी। मुझे उन्होंने अपनी शादी में भी बुलाया था। आज जब भी मैं बबीता के बारे में सोचती हूँ तो दिल से यही आवाज़ आती है कि काश वह यह सहन ना करती बल्कि विरोध करती, पर अगले ही पल लगता उसकी सहनशीलता ने ही उसे मौत के मुंह तक पहुँचाया। पर इतनी सहनशीलता किस काम की जिसका अंत मौत हो।